अगर आप क्रिप्टो पे इंटरेस्ट रखते होगे तो आपने इथेरियम के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि आज के टाइम पे इथेरियम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। इसी इथेरियम का एक अल्टरनेटिव है जिसका नाम इथेरियम क्लासिक है। तो आज की वीडियो में हम इथेरियम क्लासिक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। हम उसके टोकेनोमिक्स को भी समझेंगे ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि आपको इथेरियम क्लासिक में इन्वेस्ट करना है या नहीं। वैसे अगर आप ये सीखना चाहते हो कि किसी भी क्रिप्टो का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है जो आपको इस वीडियो के एंड में और आई बटन पे मिल जाएगी, जहां पे जाके आप देख सकते हो। तो इथेरियम क्लासिक को समझने से पहले हम इथेरियम को समझते हैं। अगर हम इथेरियम के क्रिएशन की बात करें तो इसे 2013 में एक 19 साल के रशियन लड़के ने बनाया था जिसका नाम विटालिक बुटेरिन है, और विटालिक बुटेरिन ने ही इथेरियम का व्हाइट पेपर भी लिखा था। अगर हम व्हाइट पेपर को समझें तो ये बेसिकली एक रोड मैप होता है किसी भी आइडिया का, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट का मेन गोल क्या है, उसका फ्यूचर क्या है और हम क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में। और यही व्हाइट पेपर इथेरियम का फाउंडेशन बना। इथेरियम का व्हाइट पेपर इथेरियम को नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन यानी DApps प्लेटफॉर्म बताता है। अगर आपको ये नहीं पता कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो अगर हम इसको शॉर्ट में समझें तो ये बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है जो कि कोड के फॉर्म में लिखा गया होता है, जो कि एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। और इन्हीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से हम पूरा प्रोग्राम और एप्लीकेशन लिख सकते हैं, जिन्हें हम DApps यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बोलते हैं। आज के टाइम में DApps बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर में बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी चेंज करने का पोटेंशियल रखते हैं। जैसे कि आप DApps पे इथेरियम सेंड और रिसीव कर सकते हो, आप इथेरियम को लेंड कर सकते हो और इंटरेस्ट पे भी दे सकते हो, और आप मार्जिन ट्रेड्स भी क्रिएट कर सकते हो इथेरियम के लिए। और आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो जो कि एक इंश्योरेंस पे आउट की तरह काम करेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो कि हमें अलाउ करता है बैंक्स और इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और फाइनेंशियल बिजनेसेस को कॉपी करना, और उन्हें ब्लॉकचेन नेटवर्क पे होस्ट करता है ताकि सब लोग उसे यूज कर सके। अभी हमने इथेरियम का बेसिक समझ लिया है, अब हम इथेरियम क्लासिक को समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम डाओ को समझते हैं। ब्लॉकचेन नेटवर्क पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें हम डाओ बोलते हैं। डाओ का फुल फॉर्म डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होता है। डाओ बेसिकली एक क्राउड फंडेड इन्वेस्टर्स का ग्रुप होता है जो कि प्रोजेक्ट्स और प्रोटोकॉल में पैसे लगाते हैं। अब एक दिन ये हुआ कि डाओ हैक्ड हो गया क्योंकि किसी को एक बग मिला कोड में, और उसने $50 मिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम गायब कर दिए। विटालिक जो कि इथेरियम के फाउंडर हैं, जब उनको पता चला कि $50 मिलियन हैक्ड हो चुके हैं, तो उन्होंने पहले सोचा कि वो एक कोड लगा देंगे ब्लॉकचेन पे जिससे कि हैकर्स इथेरियम को खर्च नहीं कर सकेंगे। तो अगर ज़्यादातर लोग नेटवर्क पे एग्री हो जाते तो बुटेरिन ने ये कोड लगा दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ब्लॉकचेन नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक सिंगल पर्सन इसे चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में चेंजेस करने के लिए कई सारे लोगों के कंसेंसस की रिक्वायरमेंट होती है। तो लोगों को विटालिक का आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और जब ये सब हो रहा था तब उसी हैकर्स ने विटालिक को एक लेटर लिखा जिसमें उसने ये बोला कि उसने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि उसने वही किया जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा हुआ था। उसने तो सिर्फ कोड में जो फ्लोज थे उसको यूज किया है। तो इथेरियम क्लासिक के बनने का मेन रीजन यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि किसी भी ऐसी इमोरल एक्टिविटी को ब्लॉकचेन पर रोका जा सके। तो इथेरियम क्लासिक को लाने का मेन रीजन यहीं से शुरू हुआ, ताकि किसी भी इमोरल एक्टिविटी को ब्लॉकचेन पर रोका जा सके, और ऐसे फ्लोज को रोकना उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन्होंने उसे बनाया है। और इसी चीज ने इथेरियम को और इथेरियम क्लासिक को क्रिएट किया। तो अब हम इथेरियम क्लासिक के फाउंडेशन को समझते हैं। तो बजाय ब्लॉकचेन पे कोड लगाने के विटालिक ने यह प्रपोज किया कि वो ब्लॉकचेन को रोल बैक करेगा और जो हैकिंग हुई है उसे रिवर्स कर देंगे, और बाकी लोगों ने भी इस आइडिया को अप्रूव कर दिया और ब्लॉकचेन चेंज कर दिया गया, जिससे हुआ ये कि जो हैकर्स थे उनके पास अब फंड नहीं बचा और ये बग भी फिक्स हो गया। अब इसी तरह से इथेरियम क्लासिक बॉर्न हुआ। तो ये जो चेंज न्यू ब्लॉकचेन नेटवर्क है, वही जहाँ पे फंड्स वापस दिया गया था डाओ को, ये आज की मेन स्ट्रीम इथेरियम है जो कि हम जानते हैं। और वो लोग जिनको ये नहीं पसंद आया कि विटालिक ने ब्लॉकचेन को चेंज किया क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल को ही तोड़ता है, उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया और इस ओरिजिनल ब्लॉकचेन नेटवर्क पे न्यू ब्लॉक ऐड करते गए। तो आज 2 ब्लॉकचेन है। ये ओरिजिनल वाली ब्लॉकचेन जिसे चेंज नहीं करी गई उसे आज हम इथेरियम क्लासिक बोलते हैं, और ये न्यू वाली ब्लॉकचेन को हम इथेरियम बोलते हैं, जो कि एक फॉर्क है। अब हम ये समझते हैं कि फॉर्क्स क्या होते हैं। फॉर्क्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, हार्ड फॉर्क्स और सॉफ्ट फॉर्क्स। अगर हम सॉफ्ट फॉर्क की बात करें तो इन्हें यूजर्स के एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है नेटवर्क पे चेंजेस करने के लिए।
और यही विटालिक ब्यूटेरिन का पहले आइडिया था हैकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसके कंपैरिजन में हार्ड फॉग में यूजर्स को सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है। अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा हार्ड फॉग और सॉफ्ट फॉग पे। अब हो सकता है कि कई लोगों के मन में ये डाउट हो कि क्या कॉइन्स को डुप्लीकेट किया जा सकता है। अगर आपके पास डाओ हैकिंग से पहले इथेरियम होता तो आज आपके पास इथेरियम चेन और इथेरियम क्लासिक चेन दोनों पे कॉइन्स होते, और आज के डेट में दोनों ही कॉइन्स की वैल्यू है तो आप दोनों ही ब्लॉकचेन पे पैसे बनाते। हालांकि इथेरियम क्लासिक की वैल्यू इथेरियम कॉइन से कम है, लेकिन आप फिर भी पैसे कमाते हैं। अब हम इथेरियम की माइनिंग को समझते हैं। आज के टाइम पे आप मेन इथेरियम कॉइन को माइन कर सकते हो। फिलहाल इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म पे काम करता है, लेकिन फ्यूचर में इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म की तरफ मूव कर रहा है। दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रूफ ऑफ वर्क प्रूफ ऑफ स्टेक के कंपैरिजन में कई गुना पावर यूज करता है। प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क का कंसेप्ट काफी ब्रॉड है, तो अगर आप चाहते हो तो मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और अगर हम इथेरियम क्लासिक की बात करें, वो आज भी प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म पे काम करता है, क्योंकि जो इसके यूजर्स हैं वो ये मानते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है प्रूफ ऑफ स्टेक से, क्योंकि उनका ये मानना है कि ज्यादातर लोगों के पास कंप्यूटर और हार्डवेयर हैं तो वो कॉइन्स माइन कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रूफ ऑफ स्टेक में आपको स्टेकर्स बनने के लिए 32 इथेरियम चाहिए, जिनकी आज की डेट में कीमत $1,00,000 से भी ज्यादा है, और इतना पैसा ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। इसीलिए वो लोग इथेरियम को सेंट्रलाइज मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रूफ ऑफ वर्क में ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, जो कि फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इथेरियम क्लासिक को माइन करना काफी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि ये वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रिप्टो करेंसी है माइनिंग के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स मार्केट प्राइस और कितने माइनर्स के साथ आपको compete करना पड़ रहा है। अब हम इथेरियम क्लासिक के अपग्रेड्स को समझते हैं। जब से इथेरियम क्लासिक क्रिएट हुआ है तब से लेके अभी तक कई बार 51% अटैक हुआ है। इस 51% अटैक को मैंने डिटेल में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी वाली वीडियो में बताया है, जो आपको इस वीडियो के एंड में और आई बटन पे मिल जाएगी, जहां पे जाकर आप देख सकते हो। लेकिन अगर हम शॉर्ट में समझें तो इस 51% अटैक से होता यह है कि कोई पूरे नेटवर्क पे हाफ से भी ज्यादा कंट्रोल कर लेता है, और काफी बार वो फेक ट्रांजैक्शन कर लेता है। और ऐसा कई बार हुआ है इथेरियम क्लासिक के ब्लॉकचेन नेटवर्क पे, जैसे कि जनवरी 2019 में हुआ और रिसेंटली जुलाई और अगस्त 2020 में हुआ। तो इसको सॉल्व करने के लिए इथेरियम क्लासिक के डेवलपर्स ने एक अपग्रेड किया जिसका नाम थानोस अपग्रेड है, और इस अपग्रेड ने माइनिंग एल्गोरिदम को चेंज कर दिया, और तब से लेके अभी तक ये 51% अटैक नहीं हुआ है। अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, मतलब कि हम कॉइन के टोकेनोमिक्स को समझते हैं। अगर हम इथेरियम क्लासिक के कॉइन की बात करें तो इसका सिंबल ETC है, और ये वर्ल्ड की 39 सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में $6.79 बिलियन है, और इसकी मैक्सिमम सप्लाई है 210.7 मिलियन कॉइन्स, जिसमें कि 63% कॉइन माइन करे जा चुके हैं। यानी कि आज के टाइम में इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है 132 मिलियन से भी ज्यादा। और अगर हम ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इथेरियम क्लासिक ने जब से वो क्रिएट हुआ है तब से लेके अभी तक 40 to 100% से भी ज्यादा का हमें रिटर्न दिया है। तो आज की वीडियो में हमने इथेरियम क्लासिक का A to Z सब कुछ समझा। तो अब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको इथेरियम क्लासिक में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कीप इन्वेस्टिंग इन योर एसेट्स एंड कीप इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।